तो भाई आज के सेगमेंट में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे आपके साथ प्रैक्टिस सेशन। पेपर लेकर आए हैं, प्रैक्टिस करेंगे पेपर का। ओके, तो पेपर सॉल्व करेंगे। सिलेबस आपका हो गया कंप्लीट, पीरियड टेबल वगैरह ली है पढ़, तो तैयार हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं भाई। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: Which one of the following statements is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। Any energy transfer that does not involve temperature difference in some way is not heat. Any energy transfer always requires a temperature difference. Shivam, good afternoon. On heating, the length and volume of the object remain exactly the same. Whenever there is a temporary difference, heat is the only way of energy transfer. तो राइट स्टेटमेंट बताना है। ओके, कह रहे हैं सर बी ऑप्शन सही है। दो तीन लोगों को छोड़ दो तो बी ऑप्शन वाले सब हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, तो बी ऑप्शन चूज करना है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब नहीं है। ये बताओ, किसी भी तरीके का एनर्जी ट्रांसफर में टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए क्या? साउंड का लाइट में कन्वर्जन हो रहा है, बताओ कहाँ एनर्जी डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए? मैं यहां बोल रहा हूं साउंड इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए क्या? या दिमाग तो लगाया करो अपना, कि बिल्कुल ही घर पे छोड़कर ही चले आते हो। इतना छोटू सा क्वेश्चन पूछा हमने, और ऑप्शन तो कम से कम ढंग का चूज करो। Any energy transfer that does not involve temperature difference is some way is not heat. अच्छा, ए ऑप्शन कह रहे हैं। डी ऑप्शन कुछ लोग कह रहे हैं। डी में क्या है? Whenever there is a temperature difference, heat is the only way of energy transfer. हाँ बिल्कुल, जब जब तापांतर होता है, ऊर्जा अंतरण का एकमात्र मार्ग ऊष्मा ही होता है। जरूरी है। ऑन हीटिंग द लेंथ एंड वॉल्यूम, देखो ये तो गलत है, ये गलत, ये गलत। अब बचा ए और सी, ए और डी सॉरी। जब कोई ऊर्जा अंतरण यानी कि एनर्जी ट्रांसफर जिसमें किसी टाइप का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं शामिल है, तो वो एनर्जी हीट नहीं होगी। क्योंकि हीट तभी ट्रांसफर करता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो एनर्जी ट्रांसफर का बेस सिर्फ हीट है, ऐसा थोड़ी ना है। टेम्परेचर डिफरेंस है तो एनर्जी ट्रांसफर का वे कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हीट ही हो। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके दिमाग के साथ खेलने वाला था, और वो खेल के चला भी गया। कुछ ही लोग थे जो सही आंसर चूज कर रहे थे, बाकी सारे गलत। तो भाई थोड़ा सा पढ़ा करिए, क्वेश्चन को फील किया करिए अपनी लाइफ से, तब आंसर किया करिए। ठीक है, चलो भाई ये हो गया आसान सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर ऑसिलेटिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड कैपिटल टी है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है क्या होगा। बोलो भाई। ए, बी, ओके, और बताओ।
ओके, ए और बी वाले आंसर आ रहे हैं ज्यादा। ए, चलो सी वाले पे कुछ है। अरे भाई बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ए जितने लोग बता रहे हैं सब सही है। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। भैया मोशन रिपीट तभी होगा जब टाइम पीरियड उतना होगा, बिल्कुल। ये लीस्ट टाइम नहीं होता है, ठीक है। यही टाइम पीरियड का मतलब ही होता है कितने समय में आप एक चक्कर पूरा कर रहे हैं। रिपीट करेगा एंटी टाइम्स, जरूरी नहीं है इन्फिनाइट टाइम्स जा सकता है, ठीक है। स्मॉल एंगुलर के लिए टी कांस्टेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, एनर्जी लॉस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट सॉरी। यहाँ पर जो है नॉट करेक्ट में आपका ये आ जाएगा कि हर टी टाइम के बाद तो क्या होगा, वंस नहीं होगा, इन्फिनाइट टाइम्स जाएगा। तो हम बाकी के टाइम्स को यहाँ पे नहीं लेंगे रॉन्ग में, बाकी सब सही है, यही गलत है। समझ में आया? बोलो भाई। बाकी सारे स्टेटमेंट अपने आप में सही है कि टी टाइम से कम समय ले नहीं सकता, एन को हम चाहे जितने नंबर कर दें इन्फिनाइट तक फैला सकते हैं, और वो स्मॉल एंगुलर स्टेटमेंट में टी कांस्टेंट रहेगा, बस इतना सा। चलो अगला क्वेश्चन। यदि एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? बताओ भाई। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ध्यान से देखना, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, राइट नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करिए। ओके, बी ऑप्शन सी ऑप्शन, कुछ लोग सी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, वाह। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जितने लोग बी वाले हैं वो सारे सही है। अरे कुछ लोग डी पे भी आ गए, बहुत बढ़िया। अरे मेरे प्यारे भैया, सही नहीं बताना है, नॉट इतना बड़ा बड़ा तभी वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तभी कहते हैं क्वेश्चन को पढ़ा करो ध्यान से, आता हुआ क्वेश्चन पेपर में गलत करा तो। एग्जामिनर खुद नॉट को कैपिटल में लिख रहा है, यहाँ डार्क करके लिख रहा है कि आपको दिख जाए, तब भी नहीं दिख रहा तो भैया इलाज, ठीक है, तुरंत जाइए। मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बदलती कांस्टेंट वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन जीरो होगा, बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी नहीं बदलता। और डिस्प्लेसमेंट लगातार बदलता रहता है टाइम के साथ। गलत स्टेटमेंट, स्पीड चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट मूविंग ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t velocity becomes v, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस a, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? हाँ भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना है। कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है सर जी, ये रहा टाइम, ये रहा वेलोसिटी, ओके। कह रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन तो हो ही नहीं सकता। आहा इंटेलिजेंट, सब ए ऑप्शन लगाए बैठे हैं। ओरिजिन से क्यों पास होगा जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है? दिमाग नहीं लगा रहे हो भैया, थोड़ा सा तो यूज करो। कि इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, जीरो नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो यहाँ कहीं होगी, u के अलावा कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। और कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लाइक दिस, ऐसे, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बिल्कुल सर कह सकते हैं। मतलब पासिंग y इंटरसेप्ट u, बस हो गया, खत्म क्वेश्चन। इतना छोटू सा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा पढ़िए, आंसर अपने आप। चलो भाई, सी ऑप्शन जितने लोगों ने चूज किया था पहले,
वो सारे सही हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन। डी ऑप्शन का मीनिंग विद स्लोप यू, यानी कि यू के फॉर्म में स्लोप बन रहा है। यू के फॉर्म में स्लोप नहीं बना है। स्लोप का काम कौन कर रहा है? एक्सेलरेशन कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन कर रहा है, ये है उसका मतलब। चलो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी नहीं होगा। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो आप लगा रहे हो, यहाँ पे x की जगह t दे रखा है भैया, समय का फंक्शन है। ठीक है, चलो। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? नेट फोर्स बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो कितना लगेगा, ये आपको बताना है। हाँ भाई, ए ऑप्शन सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ए और सी दो ऑप्शन चूज हो रहे हैं। और बताओ भाई। बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। और ए वाले भी कुछ लोग हैं, चलो। ओके, सही है, बहुत बढ़िया। देखो प्यारे भैया, एक बात बताओ, अभी हम फिगर बना देंगे, सारे क्या सारे आंसर सही कर दोगे। ये रही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये रखा मैंने बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल मान लो, ये साउथ पोल मान लो। ठीक है, तो एक पोल तो दूर भागेगा और एक पोल पास भागेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो दोनों पोल पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो आप बता दो भाई, नेट फोर्स 0, खत्म, हो गया आंसर। नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। क्योंकि सर जब किसी भी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर दोनों पोल पे फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है, ये जो फील्ड आई है वो भी किसकी वजह से आई होगी? एन एस की वजह से ही तो आई होगी। तो एस एन की तरफ भागेगा और एन एस की तरफ भागेगा, यानी कि दोनों अपोजिट लगेंगे, और ये आपका 0 आंसर देगा। बिल्कुल सही, ए वाले जितने लोग वो सारे सही है। आ जाओ भाई, मैक्सिमम इनर्शिया इसमें से किसके पास है? इनमें से किसके पास मैक्सिमम इनर्शिया है? कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी वाले भी हैं। 1 रुपए के सिक्के में मैक्सिमम इनर्शिया होता है। बहुत बढ़िया, ए में भी आ गए, बहुत ही अच्छा। ए ऑप्शन, ये जितने ए बी और सी वाले हैं ये पंचवर्षीय योजना लेके बैठे हैं एकदम। हाँ, ये अपना एनडीए की एज लिमिट भी इतनी नहीं होती है जितनी ये योजना लिए बैठे कि सर 5 साल में करेंगे हम, उससे कम में नहीं। तो 7th 8th से चालू कर देते, क्योंकि जिस हिसाब से ए और सी ऑप्शन चूज कर रहे हो, चांसेस है नहीं। करेक्ट आंसर डी है भैया। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था फिजिक्स में कि इनर्शिया जो है वो मास पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो करेक्ट आंसर सारे लोगों ने डी दिया है, 2 4 लोगों को छोड़कर। अगर आप मजाक में ए और सी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप सीरियसली ए और सी चूज कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत समस्याएं हैं। तो अभी भी वक्त है, पढ़ लो। करेक्ट आंसर डी है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 किलोवाट आर को अगर हम जूल में बदलें तो कितने जूल बनेंगे? बताइए भाई।
बिल्कुल भाई, सही आंसर सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे। लो कुछ लोग ए और डी वाले भी आ गए। अरे भैया, अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो बना लो ना यार, इतना नहीं कर पा रहे हो। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल इक्वल टू होता है 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। तो जब हमें बनाना है किलोवाट, तो मतलब 1000 वॉट। और सेकंड बनाओगे, घंटे लगता है उसके साथ, तो सेकंड बनाओगे तो 3600 और हो गए। ठीक है, तो ये होगा 36 इंटू 10⁵ तो भैया क्या बना, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये लो बन गया, आंसर बी है। तो बी सभी लोगों ने चूज किया, फिर 2-4 लोग हैं जो एकदम 7.2 और 1.8 सब करे दे रहे हैं। अरे नहीं आता आपको तो बना लो, 10 सेकंड लगेगा बनाने में। 3.6 10⁶ आंसर आ गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ध्यान से देखो, नहीं लिखा है, नॉट। बताइए भाई। सी एंड डी, वाह भाई। सी एंड डी, ओके। करेक्ट आंसर डी है। सी वाले लोग गलत हैं, डी वाले आंसर सारे सही हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स में गलत ढूंढना था। तो ये सभी बॉडीज पे लगता है, बिल्कुल। ये सेलेस्टियल बॉडीज पे लगता है, बिल्कुल। ये नेग्लिजिबल फोर्स है एटम के बीच, बिल्कुल। ये स्मॉल है, सेम है सभी बॉडीज के लिए, बिल्कुल नहीं। डिपेंड करता है बॉडीज के मास पर, जिसका मास जैसा वैसा फोर्स, इसे इक्वल नहीं हो सकता। बस ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। whether an object will float or sink in a liquid depends on। हाँ भाई, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है भैया। पिंड के द्रव्यमान पर नहीं करता, वो डेंसिटी पर इफेक्ट करता है, डेंसिटी, मास पर नहीं करता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही। जितने लोग सी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे आंसर गलत हैं। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नॉन ओहमिक डिवाइस ढूंढनी है, अब इससे ज्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं दे सकते पेपर में। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है भैया बहुत भारी भारी बॉडीज, जैसे ग्रह, उपग्रह, स्टार्स, है ना। और आपके जो बड़े बड़े बॉडीज आते हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं, उन्हें कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। यहाँ पे आ गया सेमी कंडक्टर, बिल्कुल सही। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस कम होता है टेम्परेचर बढ़ने पर, इसलिए। ओके, बहुत बढ़िया भाई, सबके आंसर सही है। अगला क्वेश्चन। पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आंसर बताएं। ए और डी, कंफ्यूजन। तो लोग बी पे भी हैं, ये बी वाले कौन है जरा देखें हम, जरा ये महानुभाव। बी, अर्श, बहुत बढ़िया। घनश्याम, बहुत सही। नहीं सही है। बी ऑप्शन वाले जितने लोग हैं, अचेत, महापुरुष है वो पुरुष नहीं है, वो महापुरुष है, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन वालों, कहाँ रिफ्रैक्शन पेरिस्कोप में होता है भैया? पेरिस्कोप नहीं देखे हो? आपको हमने एक मूवी रिकमेंड करी थी, गाजी द अटैक, देखी कि नहीं देखी?
एक सी वाले राजवीर, बहुत बढ़िया, सी नहीं सही है। डिस्पर्सन भी हो जा रहा है सर, विग्योर भी दिख जाता है, फ्रैक्शन भी होता है, बहुत बढ़िया। पेरिस्कोप वो डिवाइस होती है जो सबमरीन में लगी होती है, और पेरिस्कोप में समुद्र के अंदर रहते हुए भी समुद्र के ऊपर की एक्टिविटीज वो लोग देख लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये एक बड़का पेड़ है, अब ये बड़का पेड़ लगा हुआ है जमीन पे, हम है समुद्र के अंदर, हम चाहते हैं कि ऊपर की चीज देखें, तो हम पेरिस्कोप, एक रॉड टाइप का होता है, उसको ऊपर निकालते हैं, वो ऊपर आता है, पेड़ की रोशनी इसमें जाती है, सामने 45 डिग्री पे एक मिरर लगा होता है, प्लेन मिरर। कैसा मिरर भाई? प्लेन मिरर। कितने डिग्री एंगल पे? 45 डिग्री पे। लाइट इससे टकराती है, टकरा कर नीचे आती है, नीचे आती है, यहाँ फिर एक प्लेन मिरर लगा होता है 45 डिग्री पे, फिर इससे टकरा कर ऐसे जाती है, और यहाँ कौन लगा है? यहाँ लगा है छोटू। तो छोटू की आंखों में रोशनी गई, छोटू को पेड़ दिख गया, छोटू के साथ जादू हो गया, यही पेरिस्कोप है। तो पेरिस्कोप वो डिवाइस है जो रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 डिग्री पे दो प्लेन मिरर लगाए जाते हैं, और बस लाइट टकरा कर ऐसे पहुंच जाती है, ये है पेरिस्कोप। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिविटी ह्यूमन एयर की बताओ। हाँ, नेवी में यूज होते हैं ये पेरिस्कोप, जो हम सबमरीन वगैरह से ऊपर जाकर देख लेते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही, बी ऑप्शन 100% राइट। हम सिर्फ और सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया सभी ने। 2-4 लोग हैं जो गलत आंसर दे रहे हैं, वो सुधर जाएं। ठीक, चलिए। संयोग से बिच्छू बूटी, जिसे नेटल स्टिंग्स कहा जाता है, उनको छू लेने पर जलन पैदा होती है। डॉग्स अल्ट्रा वायलेट सुन लेते हैं भैया, डॉग्स सुनते हैं अल्ट्रा वायलेट, यानी कि 20,000 के ऊपर। तो इसमें कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से वो हमें जलन देते हैं? सिंपल सी बात है सर, मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड बता रहे हैं, देख लो। ये सिट्रिक एसिड वाले भैया जितने हैं, वो क्या देख रहे हैं? सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में होता है भैया। पूरा एसिड बेस 3 क्लासेस में पढ़ाया, लेकिन रिजल्ट ये दे रहे हो। HCl और H2SO4 मत लगाओ। खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, डाल भी ना लेना, नहीं तो सिर्फ जलन नहीं होगी, साफ हो जाएगा उतनी जगह, है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड में भी समस्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ओके चलो भाई, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। टूथपेस्ट के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? टूथपेस्ट, दंत मंजन। हाँ भाई, दंत मंजन के बारे में क्या सही है? कुछ लोग कह रहे हैं कैल्शियम फॉस्फेट और टूथ एनेमल से बनाया जाता है, इसलिए सही है। सही है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, और बताओ भाई। चलो, सी वाले आंसर बहुत आ गए, बी वाले भी है। वो एसिड होता है? बिल्कुल नहीं। अम्ल नहीं होता है, नहीं तो सिरके में डाल के खा जाओगे। न्यूट्रल भी नहीं होता है, वो बेसिक होता है। उसमें कैल्शियम फॉस्फेट भी थोड़ा मिला होता है, जो टूथ एनेमल का पार्ट होता है। बिल्कुल सही है फोर्थ ऑप्शन भी। लेकिन समस्या क्या है? टूथ इनेमल में हेल्प तो करता है कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन सिर्फ बेसिक और इसमें चूज करना हो,
तो सबसे बड़ा ऑप्शन है चूज करने के लिए बेसिक, क्योंकि वो बेसिक नेचर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यही होता है। ओके भाई, तो करेक्ट आंसर है बेसिक। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, which one of the following gives the highest amount of hydrogen ion? हाँ भाई, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, चलो ए और बी। देखो ए वालों को तो हम क्या ही बताएं, शब्द नहीं है मेरे पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये कौन सा एसिड होता है भैया जो ये दे देगा? इंटेलिजेंट हो गया तुम लोग। कितनी बार बताया है कि H प्लस आयन कौन देता है? H प्लस आयन एसिड देते हैं, तो बेस से H प्लस आयन लिए ले रहे हो। कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो भाई? हम तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं इतनी हाई लेवल की केमिस्ट्री, कहाँ पढ़ रहे हो? सोर्स ऑफ आंसर बताइए हमें, हमें जानना है ये केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ के आ रहे हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी निकाले दे रहे हो H प्लस आयन। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है जो कि बेस है, OH माइनस देता है, तो कहां से दे देगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी तो बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहां से दे देगा? जो लोग बता रहे हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, भैया ये दोनों तो पहले ही हटा दो। अब बचा लेमन जूस। लेमन जूस में होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कैसा एसिड होता है? ये सर एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड ज्यादा H प्लस आयन देगा कि गैस्ट्रिक जूस देगा जिसमें HCl है? इंटेलिजेंट हो क्या? इतना बेकार सा क्वेश्चन ये पूछा है, पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज होते हो। लेमन जूस बेसिक है, कैसा है? वीक एसिड है, तो वीक एसिड तो होने रहा। बचा क्या? गैस्ट्रिक जूस जिसमें HCl ही HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ज्यादा H प्लस आयन यही देगा। आंसर हो गया खत्म, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में यार। सोडियम हाइड्रोक्साइड पे लगे बैठे हैं, सर NaOH से H प्लस निकाल देंगे, बहुत बढ़िया। ब्राइन क्या होता है भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है, एंटी एसिड है वो, उससे H प्लस कैसे निकाल दोगे? ब्राइन क्या है भाई? देखो सी ऑप्शन बता रहा है, अब हम सी ऑप्शन वालों को क्या कहें बताओ? बहुत कम लोग हैं जो सही आंसर चूज कर रहे हैं, कुछ लोग डी पे आ गए हैं, बल्कि पढ़ाया हुआ है कि ब्राइन क्या होता है। अरे घोल बनाना नहीं सिखाया है क्या हमने? पानी उठाओ, उसमें नमक मिला दो, बन गया ब्राइन। और नमक क्या होता है? NaCl। तो भैया पानी में NaCl का सॉल्यूशन ही ब्राइन है। ये सब क्वेश्चन इतने बेकार पूछे जा रहे हैं कि जिनको आप अगर 15-20 दिन भी ढंग से पढ़ लो नोट्स, तो सारे आंसर मिल जाए, लेकिन पढ़ना नहीं है ना, समस्या तो यही है। चलो आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बता दो भाई। ये लो, ये क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला, BaC, तीनों आंसर आ गए भैया। Na2CO3 बिल्कुल सही है। अब समस्या है पानी के अमाउंट को लेकर, आंसर बी सही है, बिल्कुल सही, सारे आंसर सही है। आएंगे भैया, ये आया ही हुआ पेपर करा रहे हैं आपको, ये हम घर में नहीं बना रहे हैं, ठीक है? ये पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं 2018 NDA, ठीक? ये मत कहो ऐसे आएंगे, ये आते हैं। 3 सालों का पेपर सॉल्व करा चुके हैं, देख लो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बताना है आपको।
ए ऑप्शन। ओके चलो भाई, सही है ए ऑप्शन, सारे के सारे सही है, सारे आंसर सही हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जाता, बाकी सब में यूज होता है, ये सब सही है। बस आपका ऑप्शन नंबर ए में दिक्कत था, सारे आंसर सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बॉल बैलेंस्ड ऑन अ वर्टिकल रॉड इज एन एग्जांपल ऑफ। बॉल बैलेंस ऑन अ वर्टिकल रॉड। हाँ भाई बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं सर बी लगा दो, कुछ कह रहे हैं ए लगा दो, कुछ कह रहे हैं परफेक्ट लगा दो। ये वर्टिकल रॉड है, ये बॉल है। हल्का सा रॉड हिलाओगे तो बॉल गिर जाएगी नीचे, दोबारा बॉल वापस आएगी क्या यहाँ पर? जो लोग स्टेबल बता रहे हैं वो जरा हमें आंसर दें। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि चाहे जो कर लो, फोर्स वोर्स लगा दो, लास्ट में आएगी वही, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। वर्टिकल रॉड पे खड़ी करो बॉल, हल्का सा हिलाओ तो बॉल नीचे, रख के दिखाओ दोबारा वापस, नहीं रख सकते, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, खत्म, हो गया आंसर। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में भाई, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, समझे? स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल में अंतर होता है। जैसे ये पहाड़ी बनाई, यहाँ पे बॉल रखी है, यहाँ पे बॉल रखी है, तो स्टेबल कहाँ होगा, फर्स्ट में कि सेकंड में? सेकंड में स्टेबल होगा, क्योंकि सेकंड में बॉल जाए जहां फेंक दो वापस यहीं आ जाएगी। बट फर्स्ट में वाला बॉल को हिला के दिखा दो, चली जाएगी, चली जाएगी, आएगी थोड़ी ना। बस ये हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, फ्लूइड रेस्ट पे है कप में, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द फ्लूइड, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स, प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द फ्लूइड, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताएं भैया। ओके, बी ऑप्शन 2 and 3 ओनली। प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल, बिल्कुल सही बात है। प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द फ्लूइड, बिल्कुल सही बात है। सेम ऑल द पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, बिल्कुल गलत। आंसर बी बिल्कुल सही। 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। फर्स्ट गलत है। तरल में सभी बिंदुओं पर दाब एक समान नहीं होगा, समझे? हाँ, क्योंकि तरल के अलग अलग बिंदु पे ताप अलग अलग होता है। नहीं पढ़े हो फॉर्मूला रो जी एच? नहीं पढ़ा है क्या? P इक्वल्स टू रो जी एच। एच हाइट, जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर कम, नीचे आओगे प्रेशर ज्यादा, सभी पॉइंट पे समान नहीं होता। बस ये लॉजिक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना है, डिवाइस का नाम बता दो। इसमें भी अगर गलत आंसर चूज करो तो फिर समझ लो भाई बहुत दिक्कत है।
बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैरोमीटर, अमीटर का काम है करंट, पोटेंशियोमीटर का काम है पोटेंशियल। लैक्टोमीटर दूध का कंसंट्रेशन देखता है कितना है या नहीं, और शुद्धता की जांच करता है। बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the number of motor molecules that share with two formula units CSO4 in plaster of Paris? पीओपी पूछा है, ध्यान से देखो। चलो भाई, ए बी सी डी चारों ही आंसर कर देते हो तुम लोग। पीओपी। चलो करेक्ट आंसर बी वाले सारे। बी इज द राइट आंसर। 5 10 नहीं मिलाया जाता भैया, कैल्शियम क्या होता है, CaSO4.12H2O। अब आपको इसको दो फॉर्मूला यूनिट लेनी है ना, तो दो का जब मल्टीप्लाई करा लोगे तो ये क्या बन जाएगा, तो दो अमाउंट आराम आराम से आके आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, उसमें कुछ करना ही नहीं। तो दो अमाउंट जब आप लोगे, CaSO4.2H2O, ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला है। जिप्सम से आप बना लोगे सिंपल सा, क्या H2O को अलग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना अमाउंट बनता है। क्वेश्चन नहीं समझे भैया, दो फॉर्मूला यूनिट के साथ सहभाजन का मतलब है कि वहां पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स की नीड होगी जो दो फॉर्मूला यूनिट CaSO4 के बनाएंगे। CaSO4 यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। ठीक है, दो फॉर्मूला यूनिट CaSO4 के अगर आपके पास हैं तो उसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब आप यहां से देखो, अब आप या क्या लग दिया, मैंने 2 लिख दिया। अरे यार, सुनो सुनो सुनो, कंफ्यूजन हो गया। CaSO4 के दो है ना, सुनो 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 भैया, आंसर 1 है। 2 पता नहीं कैसे लिख गया, सबका 2 देख देख के 2 ही लग गया। ये नहीं है, देखो CaSO4 का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2, ये है पीओपी। अब कह रहा है कि इसका हमें दो अमाउंट लेना है। फॉर्मूला यूनिट कितनी लेनी, दो। दो फॉर्मूला यूनिट अगर आप इसकी लोगे तो ये तो हो जाएगी दो, लेकिन ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल 1। तो जब आप कैल्शियम सल्फेट के दो फॉर्मूला यूनिट लेते हो तो ये बनता है एक, और एक होता है मतलब एक अमाउंट ऑफ वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो दो नहीं होगा, वो दो पता नहीं कैसे क्या दिमाग में चल रहा था, तो दो आ गया, करेक्ट आंसर 1। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखिएगा। चलो भाई, अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया, जल्दी से बता दो भाई। बोलो। चलो, कार्बन ब्लैक कैसे निकाला जाता है। हाँ भाई, कार्बन ब्लैक कैसे निकालेंगे। B C D सारे आंसर कर दिए। ए, चलो भाई देखते हैं।
कह रहा है कार्बन ब्लैक चाहिए। कार्बन ब्लैक का मतलब काले, यानी कि राख, यानी कि अगर आपका फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होगा तो कार्बन ब्लैक दे देगा। तो भैया फ्यूल अच्छे से बर्न कब नहीं होता है? जब आपके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही। बस खत्म। जब आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लोगे तो आपका फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होगा। हमने आपको बताया था ना, सूटी नॉन सूटी फ्लेम, कार्बन एंड कंपाउंड, याद करो, कंबशन रिएक्शन, वही है ये। जब हवा कम हो जाती है तो येलो कलर का फ्लेम आने लगता था एलपीजी में, ये वही कॉन्सेप्ट है। तो बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन अ लिमिटेड सप्लाई। हाँ, अब्सेंस ऑफ एयर में तो आगे है नहीं लगेगी, तो कैसे कार्बन ब्लैक ले लोगे? इंटेलिजेंट हो तुम लोग जो अब्सेंस ऑफ एयर में भी आग लगाए दे रहे थे। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ग्रेफाइट में गलत स्टेटमेंट बताइए, ग्रेफाइट के बारे में कौन सा है? Which of the following statement is wrong about graphite? ए बी सी डी सारे आंसर कर दिए। Hybridization of each carbon atom is sp3. Hybridization of each carbon atom is sp2. Electron are delocalized over the whole sheet of atom. ये दो तो हटा दो, चलो। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन sp3 होता है, sp2 होता है। बताओ। कैसा लेता है? डायमंड का sp3 होता है, बहुत बढ़िया। तो अगर डायमंड का sp3 होता है तो इसका कितना होगा? sp2। बस sp3 का रहता है। नॉट ट्रू। ये रहा। ठीक है, हो गया सर। चलो भाई, अगले क्वेश्चन आते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बता दो जल्दी से। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन मतलब कुल मिला के इसने पूछा एलोट्रोप बता दो। ये आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, एलोट्रोप पूछ रहा है। एलोट्रोप बकमिस्टर फुलरीन कार्बन 60 जिसे कहते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, पढ़ाया हुआ है, वही आया है, देख लो। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड में पॉइजनस नेचर किस वजह से आता है? पानी में नहीं घुलता, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेता है हेमोग्लोबिन में, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। क्या दिक्कत है? कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला है। सी ऑप्शन। ओके, ये सी ऑप्शन वाले बहुत तेज हैं। अरे वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिड्यूस हो चाहे ना रिड्यूस हो, हमसे उससे क्या? मेटल को जहरीला और नॉन जहरीले से क्या दिक्कत है? दिक्कत तो हमें है ना कि जहरीला है कि नहीं। और लोहे पे अगर जहर डाल दो तो कोई दिक्कत लोहे को नहीं है, वो थोड़ी ना मर जाएगा। क्या वो शेट हमें जहर मिल गया मर गए, लोहे को क्या समस्या है? अरे जहरीला होगा तो हमारे लिए होगा, हमें अफेक्ट करेगा। मतलब हेमोग्लोबिन के साथ समस्या दिखा देता है, बस आंसर हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसमें तो सोचना ही नहीं था।
वाटर में इनसॉल्युबल होगा, हम वो पानी नहीं पिएंगे। अरे हीमोग्लोबिन के साथ समस्या कर देगा तो ही तो हमें लगेगा जहरीला है। तो बस ये समस्या कर देता है। मेटल में ढूंढे ले रहे हैं, ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, इसलिए जहरीला है। चलो आओ अगला क्वेश्चन। एनडीए दिमाग से खेलता है, नॉलेज से नहीं। उसे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं बनाना है जो वहां आपसे एकदम डीप नॉलेज ले रहा है। वो दिमाग से खेल रहा है और तुम लोग खिलवा रहे हो उसको। तभी कहते हैं पेपर सॉल्व किया करो घर पे। Which one of the following elements is needed in the human body to transfer electrical signal by nerve cell? लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बताओ भैया, बायोलॉजी में पढ़े होगे ना। सोडियम। और बताओ, कुछ लोग रुबिडियम भी लिए जा रहे हैं। किसके किसके शरीर में रुबिडियम है भाई? चलो भाई, सोडियम वाले बहुत है। ओके। रुबेडियम वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा मौन धारण कर ले। हैं, रुबेडियम डाल दोगे? करेक्ट आंसर सोडियम है। कुछ लोग सीरियम भी डाले दे रहे हैं, कुछ लोग लिथियम के साथ भी हैं। इतना जहर मत डालो शरीर में। सोडियम ही तो खाते हो यार। सोडियम जाता है बॉडी में नमक के द्वारा, नर्व सेल से सिग्नल भेजता है। बीपी लो हाई नहीं हुआ कभी तुम्हारा? इतना तो कॉम, देखो कितना कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। बीपी लो हाई नहीं हुआ तुम्हारा? घर में हुआ है किसी का? जब बीपी लो होता है तो आपका शरीर क्या होने लगता है? सुन्न पड़ने लगता है। ऐसा लगता है शरीर में झंझनाहट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पार्ट, बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं जिन पर चाहे जितना मार लो असर होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम नहीं करता है। ब्रेन को पता ही नहीं चल पाता है कि भैया वहां भेजना भी है कुछ। वो समस्याएं बीपी लो के केस में होती है। नमक की कमी हो जाती है। नमक खा लेते हो, ग्लूकोज पता चला घोल के पिया, इलेक्ट्रॉल पी लिया, तुरंत सोडियम पहुंचा अंदर, तुरंत सिग्नल पहुंचा, लो भाई खड़े हो गए। ये है सोडियम, यहाँ हेल्प करता है। समझे? चलो भाई अगला क्वेश्चन आ जाओ। किसी पिंड के विशिष्ट ऊष्मा के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए, तीन दिए गए। गलत स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। It depends upon mass and shape of the body. Independent of mass and shape of the body. Depend upon the temperature of the body. Specific heat. Dependency. बताना है, बोलो। 1 and 3। ओके 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 ओके। चलो भाई, जितने लोग बी ऑप्शन में हैं, काफी लोग हैं, सबके आंसर सही हैं। 1 and 3 इस तरह है। भैया मास पे तो डिपेंड करता ही है, फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है MC डेल्टा टी। तो मास पे डिपेंड करता ही है और टेम्परेचर पे भी करता है। बस हो गया आंसर। लेकिन शेप का असर यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, इसलिए शेप की वजह से गलत हो गया। ठीक है, सी नहीं, बी। 2 and 3। अरे मास पे करता है लेकिन शेप पे थोड़ी ना करता है। शेप का असर तो देखो। MC डेल्टा टी पढ़े हो, मास वेरी तो कराओगे नहीं।
मास तो ऑब्जेक्ट का फिक्स ही रखोगे, यूनिट मास के साथ लेते हो। स्पेसिफिक हीट पढ़े नहीं हो क्या? डेफिनेशन डेफिनेशन ही नहीं याद होगी। किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट वो होती है जो उसके यूनिट मास का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरी होती है। तो कहाँ मास पे डिपेंडेंसी है बताओ? अरे तो मास पे डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि भैया ये देखो ना, m जो हम यहाँ लिखते हैं वो यूनिट मास लेते हैं। यूनिट मास तो फिक्स होता है। तो कहां से डिपेंडेंसी आ गई? यही तो कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है। तो Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी फॉर्मूला होता है, तो मास का तो डिपेंड कर ही रहा है। डेफिनेशन पे भी तो आओ कि m की वैल्यू हमेशा 1 ले ली जाती है स्पेसिफिक हीट में। क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ के यूनिट मास का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वो उसकी स्पेसिफिक हीट है। तो यूनिट मास का मतलब मास का खेला खत्म, शेप का तो वैसे भी नहीं है, टेम्परेचर का ही है। तो बस हो गया आंसर। बोलो चढ़ा कि अभी भी कंफ्यूज हो? हाँ भाई, चढ़ा। एक ही दो लोगों के चढ़ा है, बाकी के आवाज नहीं निकल रही है। चलो नेक्स्ट। Which one of the following is an example of the force of gravity on the earth acting by a vibrating pendulum bob? अरे वाइब्रेटिंग पेंडुलम है भैया, तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वही गुरुत्वाबल का उदाहरण नहीं होगा। जैसे तुमने यहाँ पे बॉब लटकाया, अब वो बॉब यहाँ तक तुमने खुद धक्का दे के लेके गए हो, तो ये वापस क्यों आ रही? ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। फ्रिक्शन कहाँ लगता है बॉब में भैया मेरे प्यारे? ग्रेविटी का बताना है, ग्रेविटी। ग्रेविटी का एग्जांपल रीस्टोरिंग। चलो बाकी के क्वेश्चन जो बच गए हैं वो आप घर पे सॉल्व करेंगे। 5-6 क्वेश्चन है, इन्हें आप घर पे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त। धन्यवाद फॉर वाचिंग द क्लास। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, और रिवीजन करना चालू कर दो घर पे। ओके, चलिए बाय बाय।